अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी नंबर्स। तो बाइनरी नंबर्स हमारे पास डेसिमल है, हेक्साडेसिमल है, बाइनरी है, ऑक्टाहेड्रल नंबर्स हैं। तो इस तरह से बहुत सारे नंबर सिस्टम्स हैं। तो जिसमें सबसे जो बेसिक नंबर सिस्टम बाइनरी, जिसमें सिर्फ दो ही डिजिट्स हैं। नाम से ही अगर हम देखें तो नाम ही बताता है कि ये दो बाइनरी है, तो दो डिजिट इसमें होंगे। ऑक्टल है तो उसमें 8 होंगे, और डेसिमल जो हमारा करंट सिस्टम है उसमें 10 होते हैं, 0 से 9 तक। और जो हमारा हेक्साडेसिमल है उसमें 16 होते हैं, लेकिन 0 से 15 तक। यानी कि 0 भी कंसिडर होता है तो 15 और 1 16 हो जाते हैं। और उसमें जो 10 से 9 तक तो नॉर्मल सिस्टम चलते हैं। 10 से ऑनवर्ड्स ए से एफ तक होता है। यानी कि 10 की जगह ए होगा, 11 की जगह बी होगा, 12 की जगह सी होगा, और जो 15 की जगह एफ होगा। तो ये नंबर सिस्टम्स हैं कुछ, जिसमें से जो बेसिक नंबर सिस्टम बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसपे सारी डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल कम्युनिकेशन, ये सारे इस बाइनरी नंबर सिस्टम पे बेस करते हैं। यानी कि जहां हम 9 नंबर से दुनिया के सारे नंबर कर रहे होते हैं, कि उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इसी तरह अब बाइनरी दो डिजिट से ही हमने दुनिया के सारे नंबर, सारे अल्फाबेट, सारे कैरेक्टर्स और सारी चीजों को इससे ही हमने रिप्रेजेंट करना है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम दो सिंपली दो नंबर, जिसे हम कह सकते हैं दो डिजिट बेस्ड नंबर सिस्टम है, जिसमें एक 0 है और एक 1 है। और डेसिमल में 0 से 9 हो गया। अब इसमें होस्ट, सर्वर्स, नेटवर्क इक्विपमेंट, हमें जो इस वक्त नेटवर्किंग में हम बाइनरी सिस्टम को यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो उसको एड्रेसिंग के लिए यूज़ करते हैं। और जो हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन है उसमें भी हम बाइनरी सिस्टम को यूज़ करेंगे, और इसको फिर सिग्नलिंग के साथ यूज़ करके सुपर इम्पोज करेंगे, सिग्नल और डेटा यूज करेंगे। लेकिन अभी हमारा प्राइमरी गोल है कि हमने पहले सोर्स और डेस्टिनेशन जो है इनकी एड्रेसिंग, चूंकि बाइनरी नंबर बेस्ड है और हेक्साडेसिमल नंबर बेस्ड है, तो इसलिए हमें बाइनरी नंबर्स का पता होना चाहिए। तो जो हमारे पास करंटली आईपी वर्जन 4 है, जो 32 बिट है, उसमें ये 32 बिट कौन से नंबर्स हैं? बाइनरी नंबर्स हैं। अगर इसका मतलब ये हुआ कि 32 बिट अगर हम देखें, 2⁻32 इतने मैक्सिमम होस्ट हो सकते हैं इंटरनेट पे। इतने हैं नहीं एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स इसमें से किसी और पर्पस के लिए भी यूज होते हैं, जिसकी वजह से वो ज़ाया हो जाते हैं। तो लेकिन बहरहाल अगर हम देखें थ्योरेटिकली हमारे पास 2⁻32 नंबर ऑफ होस्ट मुमकिन है नेटवर्क के अंदर। ईच ऑक्टेट, अब ये जो 32 बिट्स हैं इनको डिवाइड किया गया है 8-8 के हिस्सों में। यानी कि 8 बिट्स, फिर डॉट, फिर 8 बिट्स, फिर डॉट, फिर 8 बिट्स, फिर डॉट, फिर 8 बिट्स। और इसमें से जो 8 बिट्स हैं उनको हम 30 इसमें IPv4 में रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल में। डेसिमल में 8 बिट्स से मैक्सिमम नंबर क्या बनता है? 255 बनता है। तो इसका मतलब जो एक ऑक्टेट है वो 0 से 255, उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। दूसरे ऑक्टेट की भी 0 से 55 200 कोई वैल्यू हो सकती है। तीसरे की भी कोई वैल्यू हो सकती है 0 से 255 तक। और चौथे ऑक्टेट की भी कोई भी वैल्यू हो सकती है 0 से 255 तक। तो अब इस 0 से 55 तक जब हम देखते हैं, इनको इसमें डिवाइड कर लेते हैं, तो उसमें फिर हम आती हैं क्लासेस, कि जो पहला ऑक्टेट है वो 0 से अगर 127 तक है, 126 तक है, तो क्लास ए होगा। 127 को कभी कहा जाता है ये क्लास ए का है, लेकिन ये नॉर्मली कम्युनिकेशन के लिए, ये कंप्यूटर के इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। इसे लूप बैक एड्रेस कहते हैं। 128 से ऑनवर्ड्स 191 तक क्लास बी है। 192 से लेके 200 मेरे ख्याल 23 तक क्लास सी है। फिर 224 से आगे इसी तरह क्लास डी और क्लास ई है। तो इस तरह से हम उनको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, और या डेसिमल में हम उनको देख सकते हैं। अब इसमें जो हम देखेंगे कि इसकी पोजिशनल नोटेशन क्या है, पावर ऑफ 10 रिव्यू क्या है, डेसिमल बेस 10 नंबरिंग रिव्यू करेंगे, और बाइनरी टू नंबर रिव्यू और कन्वर्ट करेंगे, आईपी एड्रेस बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। ये चीज़ें हम अभी देखेंगे। ये आप लोगों ने कोई आपने जो अपने कोर्स के दौरान पढ़ा, या आपने बाइनरी कन्वर्जन्स टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, या हेक्साडेसिमल? कोई मुझे जवाब दे कि ये आप लोगों ने पढ़ा है बाइनरी ये सर हम कन्वर्जन्स? पढ़ चुके हैं ये आईटी में 6 सेमेस्टर में। पढ़ चुके हैं, फिर तो आपको अंदाजा होगा। फिर हमें बहुत ज्यादा इस पे तरद्दुद, यानी कि बहुत ज्यादा उस पर फोकस नहीं करना पड़ेगा। जी तो सर, ये अभी पढ़ी हुई है चीज़ें। तो ये जो अभी आपके सामने स्लाइड है,
इसमें अगर आप देखें ये रेडिक्स दे रहा है कि जीरो कहाँ पर, पोजीशन नंबर 0, पोजीशन नंबर 1 2 3, यानी कि 10 रेज पावर 0, 10 रेज पावर 1। इसी तरह अगर बाइनरी में जाएं तो बाइनरी में कैसे होगा, 2 रेज पावर 0, 2 रेज पावर 1। लेकिन अब इस ये जो लेफ्ट पे रेडिक्स है, ये अभी इसने पोजिशनल वैल्यू किसके ले रहा है, ये बेस 10 के ले रहा है, यानी कि जो हमारा डेसिमल सिस्टम है उसको कैसे ले रहा है और उसकी कन्वर्जन ये कैसे कर रहा है, ये इसकी है। और आगे चल के अगर हम देखें तो बाइनरी की कैसे कर रहा है, जो हमारा ज्यादा फोकस में होगा, जो हमें कन्वर्जन्स करनी पड़ेंगी। अब इसमें भी देखें रेडिक्स तो 2 ही है, जैसे 10 में रेडिक्स 10 था, और इसकी पोजिशनल वैल्यू क्या है, पहली है पोजीशन वैल्यू, दूसरी में 2, तीसरी में 4, चौथी में 8, पांचवी में 16। ये डबल होता जाएगा जब तक कि 128 तक 8वीं पोजीशन पे पहुंच जाएगा। और इनके नीचे जहां पर जो ये रेड वाला कॉलम है, जो टेबल है, इसमें अगर आप देखें जो जो कॉलम नंबर 2 है, जिसमें 1 1 0 0 0 0 0 एक वैल्यू, बाइनरी वैल्यू उसने डाल दी है, इनके नीचे जहां पर 1 है उस वैल्यू को ये पोजीशन वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा है। और दो जगह पर है, 128 की जगह पे और 64 की जगह पे, इन दोनों जगहों पे उसको मल्टीप्लाई कर रहा है और वो वैल्यू नीचे लिख रहा है, और जहां 0 है वो सारे 0 होते हैं। तो ये टोटल नंबर जो 1 1 और 6 बार 0 है, 1 1 और 0 0 0 0, ये अगर इसको कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, ये बनता है 192। ये सबसे आसान कन्वर्जन है, कहते हैं इससे आसान खाना खाना है। तो ये जो टेक्निक्स हैं कन्वर्जन की, उसमें से सबसे आसान टेक्निक ये वाली बताई गई है। आपके पास पोजीशन वैल्यू हो, आपके पास बाइनरी नंबर हो, आप पोजीशन वैल्यू जहाँ पे 1 है उसको ऑन कर दें और उसको पोजीशन वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, फिर उनको ऐड कर दें, तो आपको डेसिमल वैल्यू मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी, डेसिमल वैल्यू मिल जाएगी। अब ये इसने बाइनरी टू डेसिमल यही एक टेबल दिया और मुख्तलिफ इसने इसमें वैल्यूज दी हैं, मुख्तलिफ नंबर्स दिए हैं। अब वही देख लें, पहले 1 1 था, उसको 192 बन गया, दूसरे में उसने 1 0 1 0 1 0 0 0 है। अब इसकी जो इनकी पोजीशन वैल्यू के साथ एक जहां 1 है उनको उसको मल्टीप्लाई किया और इनको नीचे ऐड कर दिया और ये 168 बन गया। और तीसरी जगह पे देखें तो 0 0 0, उसके बाद 1 0 1 1 है। तो इस इनको जब आप करेंगे पोजीशन वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इनको ऐड करेंगे तो ये 11 बना। उसके बाद और ये एक दफ़ा जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बहुत सारे नंबर्स को देख के भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये इनकी वैल्यू क्या बनेगी। तो ये बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। पोजीशन वैल्यू के साथ आपने सिंपली एक टेबल लिखना है ऊपर कागज पे, रफ पे, 1 2 4 8 16 32 और 64 128। जो 8 डिजिट आपके पास बाइनरी नंबर है उसको इसके नीचे लिख दें और जहां पे 1 है उनको ऐड कर दें। बात ये सिंपल होगी। और अगर आपके पास डेसिमल नंबर है तो उसको भी इसी तरह से कर सकते हैं आप। डेसिमल नंबर के साथ यही वैल्यू लिखेंगे 1 2 4 8 16 32 64, और जो आपके पास डेसिमल वैल्यू जाहिर है वो 0 से 255 के दरमियान में होगी। जैसे ये 192 ही है, 192 को इसमें से मैच करेंगे, 128 उससे छोटा है तो 198 को 1 कर देंगे, 120 पीछे बचे, 128 माइनस 192 क्या बचा, तो पीछे बचे 64 बचे। देखा इसमें 64 या इससे छोटी वैल्यू है कोई, बिल्कुल 64 एग्जैक्ट मैच करी, उसको 1 कर दिया। तो इस तरह आप बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, बहुत आसान कन्वर्जन है। इसके लिए नॉर्मली बोर्ड चाहिए होता है, बोर्ड पे ज़्यादा आसानी से ये समझाया जा सकता है, लेकिन आप लोग चूंकि पहले ही पढ़ चुके हैं तो इसलिए मेरा ख्याल है आपको ये बहुत जल्दी से आसानी से समझ आ गई होगी। अब बाइनरी पोजिशनल वैल्यू टेबल इज यूजफुल इन कन्वर्टिंग ए डॉटेड डेसिमल IPv4 एड्रेस टू बाइनरी। अब वही कर रहा है जो रिवर्स ऑर्डर मैंने आपसे कहा था। आपके पास कोई भी नंबर है 128 है तो वो देख लेंगे कि उसी 1 2 4 8 16 उसी टेबल में जहां 128 है उसको 1 कर दें, बाकी सबको 0 कर दें, आपको बाइनरी वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह से अब कोई और नंबर है तो उसको उसी में से माइनस करते हुए आगे चलेंगे। ये मेरे ख्याल आगे अगर इसने इसको किया होगा। अब ये देख लें, इसने नंबर लिया 168 में से 128 हमारे पास हाईएस्ट है, 168 में से 128 माइनस किया और इस बिट को 1 कर दिया। और पीछे कितने बच गए हमारे पास, पीछे बच गया हमारे पास 168 माइनस 128, 40 बच गया। अब देख लें इसमें 64 40 से बड़ा है तो 64 को 0 करेंगे, 32 40 से छोटा है तो 32 40 में से 32 को माइनस करेंगे और 32 को 1 कर देंगे, यहाँ बाइनरी को 1 कर देंगे। पीछे बच गए 8, 16 उससे बड़ा है, इसको 0 कर देंगे, 8 आगे आ गया, 8 को 1 कर देंगे, बाकी सबको। तो हमें इस तरह से डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन मिल गई। पहले हमने बाइनरी से डेसिमल कर लिया, प्लेस वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई करके ऐड करके, और अब हमने इसको
डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर दे। ये सबसे आसान टेक्निक है इन टेबल्स को कन्वर्जन की। अब ये देख लें कि राउटर्स, मैंने कहा था कि राउटर्स हमेशा वो नेटवर्क एड्रेस पे ही काम करते हैं, वो होस्ट एड्रेस नहीं देखते। लेकिन नेटवर्क एड्रेस या होस्ट एड्रेस को वो डायरेक्टली डेसिमल को नहीं समझते, वो हमेशा बाइनरी वैल्यू को ही समझते हैं, वो बाइनरी में ही देखते हैं उसको। तो अब ये 192 है हमारे पास वैल्यू, तो इसके लिए 11 और 6 जीरो है, ये 192 को रिप्रेजेंट करता है। 168 10101 और आगे 3 जीरो, 168 और 10 को 4 जीरो, फिर 1010 और 10, फिर ये इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाइनरी में। इसके बाद आ गया हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर्स। हेक्साडेसिमल नंबर 4 बाइनरी नंबर एक हेक्साडेसिमल नंबर बनाते हैं। 4 बाइनरी नंबर एक हेक्साडेसिमल नंबर बनाते हैं, और हमारे पास एक डेसिमल की टेबल है सामने आपके ब्लू, फिर हमारे पास एक बाइनरी का टेबल है जो कि 4 डिजिट है, और उसके बाद हमारे पास हेक्साडेसिमल का टेबल है। अब डेसिमल में 0 होगा, बाइनरी में वो 4 जीरो होंगे, और हेक्साडेसिमल में 1 जीरो होगा। फिर इसी तरह डेसिमल में 1 होगा, बाइनरी में 0001 होगा, और हेक्साडेसिमल में भी 1 होगा। लेकिन बाइनरी में उसको 4 जीरो लेफ्ट में साथ लगाने जरूरी है, तब जाके वो हेक्साडेसिमल बनता है। तो इसी तरह से अगर आप लास्ट 15 देखें तो 15 जो बाइनरी में है ये 1111 है, और हेक्साडेसिमल में F होगा। अब जहां पर भी हेक्साडेसिमल में F डिजिट आप देखेंगे, इसका मतलब ये हाईएस्ट वैल्यू है, जो हमारी रेंज है जो 0 से 255 तक है, तो वो F कहलाएगी। तो वो F होगी हमेशा, तो वो हाईएस्ट वैल्यू होगी, और जो 0 होगी वो लोवेस्ट होगी। तो इसको कन्वर्जन कभी कभार आप जब प्रैक्टिस करने लगे तो इसी तरह 3 टेबल बना लें, डेसिमल का बना लें, बाइनरी का बना लें, और हेक्साडेसिमल का बना लें। आपको पता चल जाएगा कि जो आप वैल्यूज यूज कर रहे हैं, अगर IPv4 यूज कर रहे हैं तो आपको डेसिमल में उसको यूज कर रहे हैं, उसके बैक पे बाइनरी क्या है, अगर उसको हेक्सा में कन्वर्ट करना है तो आपके सामने वो भी नजर आ रहा हो। इस तरह से आप ये हेक्साडेसिमल जो बेस 16 है, बाइनरी बेस 2 है, और डेसिमल बेस 10 है। अब IPv6 बेसिकली ये 128 बिट्स का IP एड्रेस है। अब इसको अगर हम बाइनरी में लिखेंगे तो 128 बिट लिखना मुमकिन नहीं है, तो उसके बजाय अगर हम 32 हेक्साडेसिमल बिट्स लिखें तो जाहिर है एक हेक्साडेसिमल बिट 4 बाइनरी बिट्स के बराबर होती है। तो 128 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 128 बिट्स लिखने के बजाय हम उसको डिवाइड बाई 4 करके 32 डिजिट्स लिखेंगे, जो कि एक IPv6 को रिप्रेजेंट करेगा। और उसकी रेंजेस देख लें, अब ये 32 ऑक्टेट्स हैं, ये 32 ऑक्टेट्स नहीं होंगे, ये 32 अगर बाइनरी में देखें तो 4 डिजिट्स बाइनरी के होंगे हर एक। तो वो देख लें कि जो 32 डिजिट्स हैं हमारे पास हेक्साडेसिमल के, वो कहाँ से 000 से शुरू होगा और FFF पे खत्म होगा। तो 2⁻32 की वैल्यू जो आज इतने 30-40 सालों में खत्म नहीं हुए IP, तो अब अगर दुनिया को जरूरत थी वो क्या करती, 2⁻32 को 33 करती, तो 40 सालों में यूज IP है, इससे डबल IMB हमें मिल जाते और हम आगे और चलते। लेकिन जो रिसर्चर्स थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सोचा नहीं, हो सकता है वो अगले 2 साल में खत्म, क्योंकि अभी IP की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो अगले 2-3 साल, 5 साल, 10 सालों में खत्म हो जाएंगे। अगर हम इसको 2⁻32 की जगह 33 करें, फिर क्या 34 करें, 35 करें, तो इस तरह ये बढ़ते जाएंगे। 2⁻40 करें तो ये हो उससे 20 गुना हो जाएंगे, तो अगले 100 साल के लिए काफी है। उन्होंने 100 साल की भी नहीं सोची, उन्होंने 2⁻40 भी नहीं किया, उन्होंने डायरेक्ट जाके 2⁻128 किया। ये इतनी बड़ी वैल्यू है जो शायद पहले कभी किसी ने उसको सोचा ही नहीं था कि उसका नाम क्या होगा उतनी वैल्यू का। इसको कहते हैं अनडेसिलियन, जो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, फिर डिसिलियन, और ये अनडेसिलियन है जो नॉर्मल कैलकुलेटर पे इतने डिजिट्स अभी तक मुमकिन नहीं है वो आपको शो कर सके। कुछ कहने वाले कहते हैं कि अगर हम सारे जंगलों में दरख्तों के पत्तों को और समंदर में हर पानी के कतरे को भी IP दें तो 128 बिट्स वाले IP तब भी खत्म नहीं होंगे। ये अगर आप देखेंगे फ्यूचर, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स या इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग आ रहा है उसके बाद, उसमें अगर आपके जूते में तस्मा भी होगा, अगर उसमें भी कोई सिलिकॉन बेस्ड चिप होगी, तो उसको भी आप ट्रैक कर सकते हैं IP दे के, वो कहाँ जा रही है। इस तरह जो फ्यूचर अभी आ रहा है, जो आपको मैंने कहा था, आप एक कोर्स है इंट्रोडक्शन टू IoT, वो आप खुद पेस पे कर लें इसमें, तो
1 मिनट होल्ड कर लें, मैं ऑफिस में हूं तो कोई कॉल मैं ले लूं। जी आप लोग हैं अभी? जी सर। ये माइक्स अस्सलाम आपने वालेकुम आप सर। वालेकुम सलाम। जी सुन रहे हैं सर आपको। ठीक है, तो बात ये हो रही थी IPv6 की कि वो कितना बड़ा है, 128 बिट कितना ज़्यादा है। और अगर आप एनक्रिप्शन को देखें आगे चल के, जब आप सिक्योरिटी कभी पढ़ेंगे, तो ये 128 बिट इतना ट्रिलियन भी नहीं, अनडिसिलियन वैल्यूज़ हैं। इनकी अगर परमुटेशन और ये करनी पड़े तो वो कितनी हो जाएगी, कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे। और अगर यही 128 बिट को 256 कहा जाए, जो आजकल एनक्रिप्शन में शा एनक्रिप्शन अगर आपने सुना वो यूज़ करता है, तो वो कितनी बड़ी एनक्रिप्शन है, कितने शायद जो हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स को कितने साल लगेंगे उस वैल्यू को डिक्रिप्ट करने में। ये चीज़ें इस वैल्यू से ही नज़र आती है। ये आगे की बातें हैं जो आपको थोड़ी बहुत हिंट सी, अगर फ्यूचर में कोई चीज़ इस पे सोचना चाहें सोच सकते हैं। अब डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन्स, ये तो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल आप आसान ये है कि आप डेसिमल से बाइनरी करें और बाइनरी से उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें। ये सबसे आसान होता है। जो आपके पास पीछे 3 का टेबल है वो सबसे आसान है। अब ये 3 स्टेप प्रोसेस भी यही कर रहा है। ये बता रहा है कि पहले 168 को बाइनरी में करें, बाइनरी को 4 बाइनरी डिजिट्स में तकसीम कर दें और उनको फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दें। ये वही बात कि पहले आप इसको बाइनरी में करें, उनको 4 के ग्रुप्स में कर दें और उन 4 के ग्रुप्स को उनको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दें। हो सकता है अगर वो 10 से कम वैल्यूज होंगी तो वो सेम ही होंगी, वो बाइनरी में और हेक्साडेसिमल में आपको सेम ही नजर आएंगी। लेकिन अगर वो 10 से ज्यादा की वैल्यू है, फिर आपको उसमें ABCDEF तक नजर आ जाएगा। ये भी इसने एक वैल्यू को किया है, कन्वर्ट किया है 8 बिट, इसको 4 बिट बाइनरी स्ट्रिंग्स को किया और उसके बाद उसको ग्रुप करके उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अब आ गया डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर हमने कल भी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि डेटा लिंक लेयर का क्या फंक्शन है कि वो लास्ट पे जो आखिरी थैला चढ़ाना है, जो एनवलप चढ़ाना है पैकेट पे, वो डेटा लिंक लेयर चढ़ाती है। यानी कि वो उसको फ्रेम में कन्वर्ट करती है और डेटा लिंक लेयर ही टोपोलॉजीज डिसाइड करती है। डेटा लिंक लेयर फ्रेम को डिसाइड करती है, कौन सा किस तरह का फ्रेम होगा, ये सारी चीज़ें डेटा लिंक लेयर डिसाइड कर लेती है। Data link layer is responsible for communication between end devices and device network interface cards. ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स के दरमियान, जो एक नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस होती हैं, उनके दरमियान ये कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये ऊपर से लेयर 3 से पैकेट लेता है और उसको एक लेयर 2 फ्रेम में कन्वर्ट कर देता है और उसके ऊपर एरर डिटेक्शन यानी फ्रेम चेक सीक्वेंस जिसे हम कहते हैं, FCS, जो फ्रेम के अंदर ये डालता है, उसके उसी जो पैकेट पे उस पे फ्रेम पे सारा कैलकुलेशन करके जो रिजल्टेंट है उसमें FCS में डाल के आगे भेज देता है। अगला जो नेक्स्ट रिसीवर है या गेटवे है या जो अगला राउटर है, वो सबसे पहले इस फ्रेम का फ्रेम चेक सीक्वेंस चेक करता है। अगर तो फ्रेम चेक सीक्वेंस ठीक है, उसका रिजल्टेंट वो मैच कर गया, तो उसको फ्रेम को प्रोसेस करता है। अगर रिजल्टेंट मैच नहीं किया तो वो फ्रेम को डिस्कार्ड कर देता है। वो समझता है कि ये फ्रेम रास्ते में अल्टर हो चुका है। डेटा लिंक लेयर कंसिस्ट ऑफ 2 सब लेयर्स। जो कल भी मैंने बात की थी कि डेटा लिंक लेयर बेसिकली उसके 2 सब पार्ट्स हैं, 2 सब लेयर्स हैं। एक सब लेयर जो ऊपर IP के साथ कम्युनिकेट कर रही होती है और एक सब लेयर जो नीचे मैक सब लेयर जिसे कहते हैं, वो नीचे फिजिकल लेयर के साथ कम्युनिकेट कर रही होती है। जो ऊपर वाली लेयर है उसको लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर कहते हैं, LLC भी कहते हैं, और जो नीचे मीडिया के साथ कंट्रोल करती है वो मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर उसे कहते हैं। और ये जो LLC है बेसिकली ये नेटवर्किंग, ये अपर लेयर्स जितनी भी है उनके साथ रब्ता रखती है
और जो मैक है वो नीचे की तरफ राब्ता रख लेती है। पैकेट्स आर एक्सचेंज बिटवीन नोड्स। Nodes may experience numerous data link layers and media transitions. At each hop along path, a router performs 4 basic layer 2 functions. वो क्या करता है? Accepts a frame, अगला router एक frame उसने ले लिया from network medium, उसको decapsulate किया, frame को frame check sequence check किया, ठीक है, decapsulate करने के बाद उसमें से पैकेट निकाला, उस पैकेट में देखा ये किसके लिए है, उस पैकेट में से उसको IP से पता चलेगा ये मेरे लिए नहीं है, ये किसी और PC के लिए है, तो वो क्या करेगा? वो कहेगा अच्छा ये अब ये इस पीसी के लिए, ये तो मेरे इस तरफ ये नेटवर्क पहुंचा जा सकता है। इस बेस पे वो देखता है कि क्या मेरे पास उस तरफ भेजने के लिए रूट है, उस रूट को बेस बना के वो अगले राउटर का मैक उसको डाल देगा, उसको वापस री एनकैप्सुलेट करेगा। यानी कि हर राउटर पे 4 स्टेप्स एक राउटर करेगा एक फ्रेम के साथ, और फिर उसके बाद दोबारा एक फ्रेम बनाएगा, दोबारा एक थैला बनाएगा, और उसको अब अपना सोर्स मैक डालेगा और उस अगले राउटर का डेस्टिनेशन मैक डाल के उसको फॉरवर्ड कर देगा। तो हर सेगमेंट, नेटवर्क सेगमेंट पे ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये 4 स्टेप्स चलते रहेंगे, और जब तक कि से आगे वो डेस्टिनेशन उसको अवेलेबल है। जब आखिरी राउटर तक पहुंचेगा वो देखेगा ये तो मेरा ही नेटवर्क है, ये तो मेरा ही लॉजिकल एड्रेस नेटवर्क है, इसका मतलब है कि मेरे से ही कनेक्टेड ये होस्ट कहीं पर है। तो वो फिर ऊपर की लेयर्स को चेक करेगा, वो फिर देखेगा फिर उसने उस होस्ट का ARP मंगाना है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल से उस होस्ट का वो मैक मंगवाएगा, और उसको ये फ्रेम दोबारा बना के उस होस्ट को दे देगा। और होस्ट की जिम्मेदारी है फिर कि वो अब उसको पहले फ्रेम खोले, देखेगा मेरा मैक है, फिर खोलेगा उसमें से IP, देखेगा ये मेरा IP है, फिर IP के बाद लेयर 4 पे आके देखेगा हाँ जी ये किस एप्लीकेशन का डाटा है, उस एप्लीकेशन को हैंड ओवर करेगा। अगर ये वेब पेज था तो ब्राउजर में खुल जाएगा, अगर ये कोई और चीज थी, DNS रिक्वेस्ट थी, DHCP रिक्वेस्ट थी, तो उस सर्विस को हैंड ओवर कर देगा डाटा। ये सारा प्रोसेस है इंटरनेट का, शॉर्ट में यही काम हो रहा होता है, और इसके अलावा कोई और काम नहीं हो रहा होता। डाटा लिंक लेयर, इस पे कौन कौन से अथॉरिटीज, ऑर्गेनाइजेशंस एक्ट करती हैं? इसमें IEEE है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स, ANSI जिसे कहते हैं इंस्टीट्यूट है। ये लोग इसको इस डाटा लिंक लेयर के पास ऊपर जो जितने प्रोटोकॉल्स हैं उनको ये कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब टोपोलॉजीज क्या होती है? एक होती है फिजिकल टोपोलॉजी, बेसिकली आपने कहीं प्लेस कर दिया स्विच, और उसको बाकी पीसीज को कहीं आप या रिंग में कर रहे हैं, या स्टार में कर रहे हैं, या हाइब्रिड में कर रहे हैं। एक है लॉजिकल टोपोलॉजी। लॉजिकल टोपोलॉजी जो वर्चुअल कनेक्शंस को देख रहा होता है डिवाइसेस के दरमियान, इंटरफेसेस, IPs, जैसे आप कहते हैं ये फला नेटवर्क का हिस्सा है, ये नहीं, ये उस सब नेटवर्क का हिस्सा है, क्योंकि इसका सबनेट मास्क डिफरेंट है और इसका IP नेटवर्क IP डिफरेंट है, इसका नेटवर्क भी डिफरेंट है, तो ये लॉजिकल टोपोलॉजी कहलाती है। फिजिकल टोपोलॉजी स्विचेस भी डिफाइन कर देते हैं कि स्विच के आप साथ आपने तारें जोड़ दी, या रिंग के पास या स्टार होगी या रिंग होगी, इस तरह होगी। लेकिन लॉजिकल टोपोलॉजी उससे डिफरेंट होती है, डिपेंड करती है। आपके पास स्विच हो सकता है एक ही हो, लेकिन उस पर आपने उसके अंदर भी 2 सब नेटवर्क्स बनाए हो, तो या आपके पास 100 स्विच हैं, उसमें आपने उसको सेग्रीगेट कर दिया 4 सब नेटवर्क्स में, 8 सब नेटवर्क्स में। फिर उसके बाद जो वैन टोपोलॉजीज है, जो वाइड एरिया नेटवर्क टोपोलॉजीज है, वो 3 किस्म की होती हैं। वो जो फिजिकल वैन टोपोलॉजीज है, तो फिजिकल वैन टोपोलॉजीज एक है पॉइंट टू पॉइंट, जिसमें सिंपली आप किसी और से कनेक्टेड है, यहाँ से आप दुबई किसी के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है, उसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट टू पॉइंट कहलाएगा वैन टोपोलॉजी। दूसरा हो गया हब एंड स्पोक टोपोलॉजी, जैसा है पासपोर्ट ऑफिस के पास क्या है, एक सेंट्रल हब है इस्लामाबाद में, और एक है कराची, और एक शायद है लाहौर। तो ये 3 हब्स क्या करती हैं? अब जो इस्लामाबाद वाली हब है, जितने पासपोर्ट ऑफिस आज़ाद कश्मीर के हैं, इस्लामाबाद के हैं, KPK के हैं, वो एक उस हब के साथ, जैसे साइकिल के स्पोक्स होते हैं, उसके तरह वो उनके साथ कनेक्टेड है। और इसी तरह से उसके अलावा मैश है। लेकिन हब एंड स्पोक बहुत यूज होती है, जैसे हमारा नादरा भी हब एंड स्पोक यूज करता है, और पासपोर्ट ऑफिस भी हब एंड स्पोक टोपोलॉजी यूज करता है, जो इनके लीज लाइंस हैं, डायरेक्ट कनेक्टेड है अपने सेंट्रल ऑफ सर्वर्स के साथ। और इसके अलावा मैश होती है। मैश एक बहुत ही एक्सपेंसिव टोपोलॉजी है। मैश नॉर्मली कभी भी यूज नहीं होती। पार्शियल मैश हो सकता है कुछ लोग यूज करते हो, क्योंकि मैश में मुमकिन नहीं है कि जितने राउटर्स इंटरनेट पे हैं, हर राउटर एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड हो।
हर राउटर एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, ये मुमकिन ही नहीं है। तो फिर इंटरनेट का मकसद ही उसमें फौत हो जाता है। ये कुछ सिनेरियोज में यूज़ किया जा सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने पास यूज़ कर सकती है, लेकिन ये बहुत ही एक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें मुमकिन नहीं है इतने ना कनेक्शंस बनाना, तो इसलिए ये इसको ज़्यादा इतना अडॉप्ट नहीं किया जाता। हब एंड स्पोक को यूज़ किया जाता है, पॉइंट टू पॉइंट को किया जाता है। अब फिजिकल टोपोलॉजी इज पॉइंट डायरेक्टली कनेक्टेड, स्पोक SPOKE, जो साइकिल का टायर होता है उसमें हब होती है बीच वाला, और उससे निकलते होते हैं तारे, उन तारों को कहते हैं स्पोक्स। ठीक है, ये वो है बेसिकली, वो तारे लिंक्स हैं और उन पे नोड्स हैं। ठीक, अब फिजिकल पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी डायरेक्टली कनेक्टेड टू नोड्स, जो दोनों ये मैंने पहले भी कहा कि इधर से दुबई आप कनेक्टेड है, किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट वैन पे खड़े हैं। अब लैंड टोपोलॉजी, अब फिर लोकल एरिया नेटवर्क की भी टोपोलॉजी है, उसमें जो सबसे ज्यादा है वो स्टार टोपोलॉजी यूज होती है, जो कि आजकल हमारे पास ईथरनेट स्विचेस हैं वो स्टार टोपोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। तो दुनिया में 99.9% जो है वो ईथरनेट ही यूज होता है। IBM ने शुरू की थी रिंग, ये तकरीबन बाद में ऑब्सलीट हो गई, लेकिन अभी भी इक्विपमेंट अगर आप पुराना कंप्यूटर कभी लेते हैं मार्केट से, उसमें हो सकता है लैन कार्ड रिंग टोपोलॉजी का हो, वो आप लगाएंगे तो वो ईथरनेट में नहीं चलेगा, तो वो चूंकि डिफरेंट होगा, वरना नॉर्मली आपको मार्केट में रिंग टोपोलॉजी के लैन कार्ड्स और ये अवेलेबल नहीं है। स्टार आपके पास है, एक्सटेंडेड स्टार है, बस टोपोलॉजी है और रिंग टोपोलॉजी है, ये हमारे पास फिजिकल लैन टोपोलॉजीज है। अब कम्युनिकेशन हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होती है, एक होती है हाफ डुप्लेक्स और एक होती है फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स कौन सी है, आपने देखा होगा, खड़े होते हैं ये पुलिस वाले वॉकी टॉकी लेके, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये कि फलां बंदे जी फलां बंदा फलां जगह पे चला जाए, ओवर, उसके बाद ये लफ्ज करते हैं ओवर और बटन छोड़ देते हैं वॉकी टॉकी का, बटन छोड़, क्योंकि इनका एक ही चैनल यूज हो रहा होता है सेंडिंग और रिसीविंग के लिए, तो या तो उससे ये सेंड कर सकते हैं या ये उससे रिसीव कर सकते हैं। तो जब ये सेंड हो गया, फिर अगले को जब ओवर कहते हैं, इसका मतलब अगला समझ जाएगा अब उसने भेजना, वापस बात करनी है, फिर वो बात करेगा, वो भी ओवर का लफ्ज यूज करेगा, यानी कि ये हाफ डुप्लेक्स है, यानी कि या तो सेंड हो सकता है या रिसीव हो सकता है एक टाइम में, शेयर्ड मीडियम है। तो इसमें जो हमारे पास इथरनेट हब्स थी, आज से आजकल आप लोग छोटे हैं, पुराने जब मैं इधर अपॉइंट हुआ था इस यूनिवर्सिटी में 2004 में, तो इधर हब्स लगी थी, उन दिनों हब्स भी स्विच आज के स्विच से बहुत महंगी होती थी, तो वो ये हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन पे काम करते थे। और आजकल जो कि स्विचेस हैं ये इंटेलिजेंट डिवाइस है, तो ये फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है। ये फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन की एग्जांपल आपका टेलीफोन, आपका मोबाइल फोन, आप साइमल्टेनियसली बोल भी रहे होते हैं और सुन भी रहे होते हैं, आपके पास ड्यूल चैनल यूज हो रहा होता है और आप साइमल्टेनियसली टू वे कम्युनिकेशन करते हैं, इसे फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन कहते हैं। और जो हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन था, जो हब्स था और जो हमारा वायरलेस है आजकल, ये कंटेंशन बेस्ड एक्सेस इसे कहते हैं, शेयर्ड एक्सेस इसे कहते हैं, कंटेंशन बेस्ड या शेयर्ड, ये दोनों जो आजकल स्विचेस हैं वो शेयर्ड नहीं है, वो कंट्रोल्ड एक्सेस है, लेकिन जो हब्स थी पुरानी और जो आजकल वायरलेस है, ये दोनों शेयर्ड मीडियम यूज करते हैं, इसलिए इसको कंटेंशन बेस्ड मीडिया कहते हैं, कंटेंशन बेस्ड एक्सेस कहते हैं। इसमें सारी नोड्स हाफ डुप्लेक्स पे होती हैं और वो चूज कर देख रही होती हैं कि यार ये इसमें दो टेक्निक्स हैं, एक है अगर तो हब आप यूज करते हैं उसे कहते हैं CSMA-CD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन, और या अगर आप वायरलेस यूज करते हैं तो CSMA-CA, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन अवॉइडेंस। तो CD में कोलिजन डिटेक्शन और वायरलेस में कोलिजन अवॉइडेंस। तो कोलिजन अवॉइडेंस में ज्यादा हेडेक लगती है, ज्यादा ओवरहेड लगता है, वायरलेस में ज्यादा कंट्रोल लगता है, तो उसमें डाटा कम और कंट्रोल ज्यादा होता है पैकेट के साथ। तो लेकिन जो CSMA-CD है उसमें नोड जो है या PC है डिटेक्ट करता है कि मीडिया खाली है, तो वो भेजने की कोशिश करता है आगे। अगर कोलिजन हो गया, किसी और ने भी उसी टाइम भेजने की कोशिश की, तो फिर उसको वो कंट्रोल कैसे करते हैं, वो प्रोटोकॉल का काम है, आगे जब हम ईथरनेट पढ़ेंगे वो उसमें आ जाएगा। डिटर्मिनिस्टिक, अब कंट्रोल्ड एक्सेस क्या है, डिटर्मिनिस्टिक एक्सेस वेयर ईच नोड हैज इट्स ओन टाइम ऑन द मीडियम। जैसे स्विचेस हैं, हर PC दूसरे PC को कभी भी किसी भी टाइम डाटा भेज भी सकता है और रिसीव भी कर सकता है, क्योंकि वो साइमल्टेनियसली डाटा सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है, और उसका मीडियम शेयर नहीं होता, उसके साथ कंट्रोल्ड एक्सेस स्विचिंग होती है और उसके पास डेडिकेटेड मीडियम होता है। इस तरह का कंट्रोल टोकन रिंग में भी है। टोकन रिंग में ज्यादा कंट्रोल है, क्योंकि एक बंदे के पास टोकन होगा वो डाटा भेज सकता है, और अगर जिसके पास टोकन नहीं होगा वो डाटा नहीं भेज सकता। वो भी कंट्रोल्ड एक्सेस है कि उसको उन्होंने उस तरह से कंट्रोल किया हुआ है
जो उसमें कोलिजन को अवॉइड इस तरह से किया गया है कि जिसके पास टोकन है, टोकन हमेशा एक ही नेटवर्क में होता है और वो जिसके पास है वो डेटा भेज सकता है, और जब वो रिलीज करेगा टोकन तब दूसरा डेटा भेज सकता है। CSMA-CD इस पे बात हुई, ये हाफ डुप्लेक्स पे करता है, और जो वायरलेस है ये कोलिजन अवॉइडेंस पे काम करता है। कोलिजन डिटेक्शन कि जब दो पीसीज साइमल्टेनियसली डेटा भेजने की कोशिश करेंगे तो कोलिजन हो जाएगी, फिर उसको अवॉइड कैसे करेंगे वो प्रोटोकॉल देखता है। और अगर कोलिजन अवॉइडेंस है वायरलेस के केस में, ये भी हाफ डुप्लेक्स पे करता है, और ये कोलिजन अवॉइडेंस ये पहले ही कोशिश करता है कि कोलिजन हो ही ना, ये पहले ही सबको इन्फॉर्म कर देता है कि मैं यार भेजने लगा हूँ डेटा, सब फिर रुक जाते हैं और फिर सिर्फ वो डेटा भेज देता है ताकि किसी के साथ कोलिजन रास्ते में, क्योंकि जब वायरलेस पे कोलिजन हो जाएगा तो सारा सिग्नल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो जो रिसीवर को समझ ही नहीं आएगा ये क्या भेजा गया था। अब डेटा लिंक फ्रेम में क्या क्या होता है? 3 चीजें होती हैं, उसका हेडर होता है, उसका डेटा होता है और उसका ट्रेलर होता है। हेडर में क्या होगा? उसका सोर्स डेस्टिनेशन मैक एड्रेसेस होंगे, फिर आगे डेटा में क्या होगा? पैकेट होगा, और ट्रेलर में क्या होगा कि एक फ्रेम चेक सीक्वेंस होगा और फ्रेम का ये बताएगा कि यहाँ पे फ्रेम एंड हो रहा है, तो वो उसका फ्रेम डिलीमीटर कहते हैं, फ्रेम डिलीमीटर होगा और उसका फ्रेम चेक सीक्वेंस होगा। अब ये फ्रेम फील्ड्स क्या है? हेडर, पैकेट और ट्रेलर। अब ये देख लें हेडर में क्या है? फ्रेम स्टार्ट हो गया, उसके बाद एड्रेसिंग हो गया, सोर्स एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, और आगे टाइप ऑफ फ्रेम, आगे कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, आगे फिर ऊपर से पैकेट, आगे FCS एरर डिटेक्शन, और फ्रेम का स्टॉप, यहाँ पे फ्रेम खत्म हो रहा है। तो ये सारी चीजें, ताकि फ्रेम स्टार्ट और स्टॉप अगले रिसीवर को पता ही नहीं मैंने फ्रेम कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ से खत्म हो रहा है, क्योंकि फ्रेम का साइज कभी भी सेम नहीं हो सकता, वो वेरी करेगा एक खास मिनिमम से और मैक्सिमम तक। फिर इसलिए रिसीवर को बताना पड़ेगा कि ये फ्रेम यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर खत्म हो रहा है। लेयर 2 एड्रेस, अब फ्रेम पे कौन सा एड्रेस चलता है? मैक एड्रेस, जिसपे कल डिटेल में बात हुई थी कि मैक एड्रेस 48 बिट का होता है, जिसमें 24 बिट्स उसको एक स्टैंडर्डाइज ऑर्गेनाइजेशन दे देती है और 24 बिट्स का ख्याल कंपनी खुद रखती है, और ये फिजिकल एड्रेस होता है, ये लैन कार्ड के अंदर बिल्ट इन कंपनी से होके आता है। अब लॉजिकल टोपोलॉजी, फिजिकल मीडिया डेटा लिंक प्रोटोकॉल यूज, अब उसमें ये जो हमारे पास डेटा लिंक लेयर है ये डिसाइड करती है कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया गया, जैसे इथरनेट यूज किया गया, 802.वायरलेस यूज किया गया, पॉइंट टू पॉइंट यूज किया गया, IDLC हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल है, फ्रेम रिले है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया गया, तो उसी तरह का लैन कार्ड यूज होगा, उसी तरह का फिर फ्रेम बनेगा, उसी तरह के नेटवर्क पे वो यूज होगा। अगर ये ऐसा नहीं हो सकता आपके पास लैन कार्ड इथरनेट का लगा हो और आप फ्रेम रिले यूज करना चाहें और आप PPP यूज करना चाहें। PPP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है, ये पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है। अब हम इथरनेट पे आ गए। इथरनेट फ्रेम, इथरनेट मैक एड्रेस टेबल, स्विचिंग स्पीड्स और फॉरवर्डिंग मेथड्स, ये कुछ चीजें जो हम इसमें पढ़ेंगे। अब इथरनेट फ्रेम जो कहाँ पे बनता है? फ्रेम डेटा लिंक लेयर पे बनता है फ्रेम। इथरनेट फ्रेम क्या कहते हैं? ये 802.2 और 2.3 ये दो प्रोटोकॉल्स यूज कर रहा है फ्रेम बनाने के लिए, ये स्टैंडर्ड्स यूज कर रहा है फ्रेम बनाने के लिए। वो क्या कहता है? उसके 2 सब लेयर्स हैं, एक 802.2 पे काम करती है जो ऊपर के साथ कम्युनिकेट करती है, और 802.3 सब लेयर नीचे जो वायरलेस लैन का, वो चाहे वायरलेस हो चाहे वो डिसाइड करेगी। वो 802.3 अगर है तो इथरनेट है, लैन तार वाला है, 802.11 है तो ये वायरलेस वाला है, 802.15 है तो ये कोई और है, मेरे ख्याल ये वाईमैक्स है, कोई और है। अब मैक लेयर पे डेटा इनकैप्सुलेशन होती है, फ्रेम बनता है, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेम जाहिर है डिसाइड है प्रोटोकॉल में कैसा होगा, उसकी क्या लिमिटेशन होगी, सारी होगी। और उसमें इथरनेट एड्रेसिंग इंपॉर्टेंट है कि मैक एड्रेस कैसे देना है और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस कैसे लेना है, क्योंकि नेटवर्क पर एक पीसी को पता नहीं होता जिस पीसी को वो भेज रहा है उसका मैक एड्रेस क्या है, और उसके बाद एरर डिटेक्शन भी FCS इसके बिल्ट इन है। अब मीडिया एक्सेस सब लेयर के साथ इंक्लूड स्पेसिफिक एंड डिफरेंट इथरनेट कम्युनिकेशन ओवर द फील्ड मीडिया इंक्लूडिंग कॉपर एंड फाइबर, जो भी होगा वो उस तरह का फ्रेम बनाएगा। मैक सब लेयर जो है वो देखेगी कि किस तरह के, आगे अगर फाइबर है उस तरह का बनाएगा फ्रेम, और आगे हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ये सारी चीजें उधर तय होंगी, और कितनी बैंडविड्थ है, 10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps, ये भी उधर देखी जाएगी, और फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, CSMA-CD रिक्वायर्ड है नहीं है, ये सारी चीजें यहाँ पर देखी जाएंगी। तो फ्रेम फील्ड है हमारे पास, ये फ्रेम फील्ड कहता है मैक्सिमम साइज
क्या हो सकता है फ्रेम का? 1500 बाइट्स हो सकता है। और मैक्सिमम मिनिमम क्या हो सकता है? क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा था एक फ्रेम का या तो मिनिमम साइज से बड़ा और मैक्सिमम साइज से कम होगा तो वो फ्रेम आगे रिसीव होगा, अदरवाइज डिस्कार्ड होगा। अगर इससे कम होगा, 64 बाइट्स से कम होगा, तो उसे हम कोलिजन फ्रैगमेंट कहते हैं या रंट फ्रेम कहते हैं। ये क्विज़ेस में भी आ सकता है। उसको रंट फ्रेम किसको कहते हैं या कोलिजन फ्रैगमेंट क्या है? और मिनिमम लेंथ फ्रेम की 64 बाइट्स और मैक्सिमम 1518 बाइट। और जो 64 से कम होगा उसे कोलिजन फ्रैगमेंट या रंट RUNT रंट फ्रेम कहते हैं। और ये हमेशा डिस्कार्ड होते हैं, इनको रिसीवर प्रोसेस नहीं करता। और जो इसके बीच जो इससे बड़ा होगा 1500 बाइट से जो बड़ा होगा उससे जंबो फ्रेम या बेबी जॉइंट फ्रेम कहते हैं। उसको बेबी जॉइंट फ्रेम या जंबो फ्रेम कहते हैं। और वो भी डिस्कार्ड होगा, रिसीवर उसको भी डिस्कार्ड कर देगा। कभी कभी आपने अगर किसी ने जो करते हैं हैकिंग वगैरह छोटी छोटी चीजों टेक्निक्स को यूज करते हैं, या तो किसी को ये 3-वे हैंडशेक आपने किसी वेबसाइट के साथ करना है, उसको 3-वे हैंडशेक को फर्स्ट किया, दूसरा किया, तीसरा उसके साथ मिलाया ही नहीं, तो अगला इंतजार करता रहेगा, उसका सेशन कंटिन्यूअस रहेगा, सेशन क्लोज ही नहीं होगा, तो वो उसने अगलों के साथ भी कम्युनिकेशन करनी है तो वो उधर हैंग रहेगा। अब एक बंदे को भेजी, या तो छोटे फ्रेम भेज रहे हैं या 1500 बाइट से ज्यादा फ्रेम भेज रहे हैं, उसको सारी प्रोसेसिंग इसी में जाया हो रही है कि वो यार मैं तो ये डिस्कार्ड करने में लग रही है, जो असल फ्रेम है उन तक उसकी रसाई नहीं होती, तो इसलिए कम्युनिकेशन स्लो हो जाती है नेटवर्क के ऊपर। बहुत सारी इस तरह की चीजें आती हैं। इफ साइज आर लेस देन मिनिमम या ग्रेटर देन मैक्सिमम, तो उन फ्रेम्स को उसको ड्रॉप करने में भी, ये डिसीजन लेने में भी उसको टाइम लगता है कि मैंने ये फ्रेम ड्रॉप करने हैं। सर आप बफर से भी ज्यादा उसको भेज रहे हैं, फिर बफरिंग की लिमिट है रिसीवर एंड, उसका फ्रेम बफर का उसके साथ देता। ठीक है जी, किस स्टेशन पे आ गए हम? हमारी टोटल 110 स्लाइड से आज की शबाब ने तैयार की हैं, यानी कि हमें हाफ वे में टाइम क्या हुआ हमारे पास 4:21। हम 4:30 तक इसको क्लोज करने की कोशिश करेंगे आज। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास ईद के बाद ले लें, या ईद से पहले कल इसको क्लोज, कल एक चैप्टर इसको क्लोज करें, क्या कहते हैं? कोई जवाब नहीं आया मुझे। जी सर, इसी के लिए ठीक है। नेट स्लो था इस वजह से शायद टाइम पे नहीं हो सका। कल हम क्लास ले लें या ईद के बाद ले लें? सर ले लेते हैं। ओह यार, आप लोग डिसाइड करें ना। ठीक है सर, ईद के बाद रख लेते हैं। ठीक है, ईद के बाद फिर हम रख लेते हैं। लेकिन इस तरह ये तकरीबन हम 6 चैप्टर हम तकरीबन खत्म कर चुके हैं। इन 6 चैप्टर्स के क्विजेस में पूरे आपके ईद के दिनों में आपके लिए अवेलेबल होंगे। ठीक है, और इसके लिए बता दूं, ये कोई फिक्र नहीं करनी, आप 3 अटेम्प्ट्स एक चैप्टर पे कर सकते हैं और वो कोई लॉग नहीं होती, कहीं रिजल्ट में डिस्प्ले नहीं होती। अगर आप, क्योंकि मैं ये आपको कह रहा हूं कि आप पहले अपने आप को टेस्ट करें पहले अटेम्प्ट में, वो कम नंबर आते हैं कोई मसला नहीं, हम एक और बार में ऑन कर दूंगा, फिर कम आते हैं कोई मसला नहीं, तीसरी दफा ऑन कर दूंगा, वो डीएमसी में कहीं पे भी रिफ्लेक्ट नहीं होते। और ये आपको अपना नॉलेज टेस्ट हो जाएगा, आपकी अपनी इससे लर्निंग बेहतर हो जाएगी। तो ये आप कर लीजिएगा, मैं एक दफा ऑन कर दूंगा, अगर बीच में आप लोग कहते हैं तो मैं 2 दफा भी ऑन कर दूंगा ईद की छुट्टियों के दौरान, क्योंकि मैं अवेलेबल होऊंगा ईद के दौरान भी। कोई इशू है तो मुझे बताइएगा, ठीक है? अच्छा, मैक एड्रेस एंड हेक्साडेसिमल कंसिस्ट ऑफ 48 बिट, ये हम बार बार कह रहे थे। 48 बिट में से 24 बिट एक कंपनी दे देती है। हेक्साडेसिमल नंबर्स ऑफन रिप्रेजेंट वैल्यू रिप्रेजेंट 0 से, वो सारी चीजें वही है जो हमने डिस्कस की थी। अब ईथरनेट मैक एड्रेस, एक लैन के ऊपर जितने पीसीज होंगे वो मैक एड्रेस से आपस में कम्युनिकेशन करेंगे। मैक एड्रेस 48 बिट का है जिसमें 12 डिजिट्स, 12 हेक्साडेसिमल डिजिट्स होते हैं। तो और ऑल मैक एड्रेसेस मस्ट बी यूनिक। पूरी दुनिया में कोई भी 2 लैन कार्ड सेम नहीं हो सकते जिनका मैक एड्रेस सेम हो, ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन मैक एड्रेस स्पूफिंग से ये फिर सॉफ्टवेयर के जरिए ये काम किया जा सकता है। जैसे आपका IME नंबर भी
चेंज हो जाता है फ़ोन पे, लेकिन वो नॉर्मली रिकमेंडेड नहीं होता। तो इस तरह ये भी चेंज तो हो सकता है लॉजिकली उससे सॉफ्टवेयर से, लेकिन उस हार्डवेयर के अंदर ये एक ही रहेगा। तो ये चीज़ 6 हेक्साडेसिमल डिजिट्स और ईथरनेट मैक कंसिस्ट ऑफ 6 हेक्साडेसिमल वेंडर OUI कोड। अब जो इसमें 24 बिट्स हैं या 6 हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं, उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर, जो एक इदारा है वो असाइन करता है। और बाकी 24 बिट्स जो हैं या 6 हेक्साडेसिमल बिट्स जो हैं, वो वेंडर खुद उसकी यूनिकनेस को मेंटेन करता है। जो अब इंटेल बहुत बड़ी कंपनी है, उसने आज तक 2-3 OUIs नंबर लिए हुए हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा लिए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने 2⁻25 लैंड कार्ड्स इससे शायद कई दफा उनके खत्म हो चुके हैं। तो फ्रेम प्रोसेसिंग में जाहिर है उसमें मैक शामिल होता है, उसमें सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक लाजमी होता है। डेस्टिनेशन मैक पहले आता है, फिर सोर्स मैक आता है, और ये फिजिकल ये रैम पे स्टोर होता है, मैक टेबल के अंदर स्टोर होता है। जब भी एक स्विच ऑन होता है तो उसके अंदर सारे मैक टेबल उसके अंदर होता है वो खाली होता है, उसमें कोई वैल्यू नहीं होती। उस मैक टेबल में क्या होता है, मेरे पास स्विच 24 पोर्ट का है, पोर्ट नंबर 0, पोर्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 23 तक, उसको सारी एंट्रीज खाली होंगी। फिर जब पीसीज क्या करेंगे, आपस में कम्युनिकेशन शुरू करेंगे। पीसी 1 भेजेगा डाटा, यार मैंने आपसे ये भी कहा, पीसी के पास भी ये पता नहीं होता कि मैंने जिस पीसी को डाटा भेजना है उसका फ्रेम क्या है। वो एक प्रोटोकॉल चलाता है जिसे कहते हैं ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। वो क्या करता है, वो एक ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट करता है जो स्विच को भेजता है, और उस फ्रेम पे जो ब्रॉडकास्ट फ्रेम है उसमें उसका सोर्स एड्रेस में अपना मैक होता है। डेस्टिनेशन में वो आईपी होगा उस पीसी का जिसके लिए ब्रॉडकास्ट जा रही है। अब इसने ब्रॉडकास्ट की कि ये फला आईपी, इसका मैक एड्रेस क्या है, स्विच को मिल गया। अब स्विच को पता चला पोर्ट नंबर 1 पे पीसी नंबर 1 है, तो वो एंट्री अपने मैक टेबल में डालेगा कि इस जगह पर इस पोर्ट पे ये मैक एड्रेस कनेक्टेड है। और फिर स्विच क्या करेगा, इस पोर्ट के अलावा पोस्ट पे इस ब्रॉडकास्ट मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो बाकी जितने पीसीज हैं वो सारे उस मैसेज को पढ़ेंगे, देखेंगे ये कि फिर देखेंगे हाँ ये तो एआरपी पैकेट है, एआरपी पैकेट है, किससे मांग रहा, फला आईपी से मांग रहा। तो जो आईपी जिससे मांग रहा वो रेस्पॉन्स में अपना मैक भेजेगा, बाकी सारे रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे, क्योंकि उनसे नहीं मांगा जा रहा। वो जब रेस्पॉन्स करेगा स्विच के पास वो पैकेट उसका आएगा, स्विच को पता चलेगा कि ये वाला मैक एड्रेस यहाँ से कनेक्टेड है, तो 2 मैक एड्रेस उसके। इसी तरह जब सारे पीसीज आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिकेशन करते हैं तो स्विच का मैक टेबल बिल्ड होता है। लेकिन जब स्विच रिस्टार्ट हो जाएगा सारा, क्योंकि मैक टेबल ये रैम पे होता है, ये कहीं पे स्टोर नहीं होता, तो ये रिफ्रेश हो जाए। वैसे भी इस प्रोटोकॉल के अंदर बिल्ट इन भी है, ये खास टाइम इंटरवल के बाद रिफ्रेश होता रहता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं एक पीसी एक ही पोर्ट से हमेशा कनेक्टेड रहे, वो अपनी पोर्ट को चेंज भी कर सकता है। इस वजह से ये सारी चीजें इस तरह से हो रही होती हैं। तो यूनिकनेस मैक एड्रेस की मैंने कहा था वो हमेशा यूनिक होना चाहिए। मैक ये सारी जो कहानी मैंने बताई वही सारी कहानी बता रहा है, और इस तरह से ये पोर्शन इसका खत्म हो गया। यहाँ पे आज हम स्टॉप करते हैं स्लाइड नंबर 60 पे। तो ईद के बाद हम इंशाल्लाह मिलेंगे 1 तारीख को। या पहले अगर भी आप आना चाहें तो, चूंकि आप चाह रही हैं मुझे जो मैसेज देंगे, तो हम पहले भी शुरू कर सकते हैं। आप शबाब को बताइएगा तो क्या करना है। तो 60 नंबर तक हम आज पहुंच चुके हैं, स्लाइड नंबर। तो आगे इंशाल्लाह, और इससे आपके तकरीबन 6 या 7 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, 6 चैप्टर, लेकिन मैं 6 चैप्टर्स के क्विजेस ऑन कर दूंगा। ठीक है, फिर इंशाल्लाह ईद के बाद। ठीक है सर। ठीक हो गया, ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। बिलाल, बिलाल, बता सकते हैं अगर खुद भी ना पता हो, ये इम्पोर्टेंट है कि